डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, याद होगा आप सभी को लास्ट क्लास में हमने आप सभी को मानव में संवहन तंत्र के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने ये भी आप सभी को बताया था कि मानव संवहन तंत्र 3 अवयवों से मिल के बना होता है और वो 3 में से पहला है हृदय और दूसरा हो जाएगा रक्त नलियां या फिर कह सकते हैं हम लोग रक्त वाहिकाएं या फिर कह सकते हैं हम लोग संवहन नलियां संवहन वाहिकाएं और तीसरा था वहन का माध्यम यानी कि रक्त या फिर लसिका, जिसमें से कि एक यानी कि रक्त के बारे में मैंने उसी वीडियो में आप सभी को पढ़ा दिया था, बता दिया था और बाकी जो बच गए 2 यानी कि हृदय और रक्त नलियां, इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो में भी हृदय के कार्य प्रणाली को समझाने से पहले ये जरूरी है कि आप रक्त नलियों के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में स्टडी कर लें। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है आज रक्त वाहिकाओं के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो रक्त वाहिका के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रक्त वाहिकाएं जो है वो होती क्या हैं। देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, रक्त वाहिका यानी कि रक्त का वहन करने वाली नली या फिर कह सकते हैं कि रक्त का वहन करने वाले अंग, यानी रक्त वाहिकाएं वे नलियां होती हैं, वे अंग होते हैं जिनसे होकर के रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर में संचरित होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि रक्त वाहिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, ये जो है 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 धमनी और नंबर 2 सीरा। तो ये 2 इसका प्रकार हो गया। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि धमनी क्या होता है और सीरा क्या होता है। साथ ही साथ हम इन दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि धमनी क्या होता है। देखो, धमनी जो है वो वे नलियां होती हैं जो कि ऑक्सीकृत रुधिर को यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड को हृदय से निकाल करके शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। लेकिन अपवाद में एक ध्यान रखना कि फुफ्फुस धमनी जो है ये एक अपवाद है जो कि ऑक्सीकृत रुधिर को नहीं बल्कि ये जो है अनऑक्सीकृत रुधिर को सर्कुलेट करती है। तो धमनी में मैंने ये कहा हुआ है कि धमनी जो है ऐसी नलियां होती हैं जो कि हृदय से ब्लड को निकाल करके, खून को निकाल करके और फिर वो जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। और ये किस प्रकार के ब्लड को जो है सर्कुलेट कराती हैं? तो ये सर्कुलेट कराती हैं ऑक्सीकृत रुधिर को। लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी जो कि ऑक्सीकृत नहीं बल्कि अनऑक्सीकृत रुधिर को सर्कुलेट कराती है। तो फुफ्फुस धमनी के बारे में क्या याद रखना है? फुफ्फुस धमनी के बारे में हमें यही याद रखना है कि ये जो है ऑक्सीकृत नहीं बल्कि अनऑक्सीकृत रुधिर को सर्कुलेट कराती है। ठीक है, चलो अब देखो, इस धमनी के नाम के पहले फुफ्फुस क्यों लगा हुआ है? तो देखो, ये जो धमनी है, फुफ्फुस का मतलब पल्मोनरी, इंग्लिश में बोलेंगे तो पल्मोनरी और हिंदी में बोलेंगे तो लंग्स, यानी लंग्स का मतलब होगा गया फेफड़ा, समझो। ठीक है, तो ये जो धमनी होती है पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। तो ये इसके नाम के पहले फुफ्फुस इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी धमनी है जो कि हृदय में से यानी कि हार्ट में से ब्लड को जो है लेके जाती है लंग्स में यानी कि फेफड़ा में। तो इस प्रकार से देखो, ये जो है अनऑक्सीकृत जो रुधिर होता है उसको हृदय में से निकाल करके और फिर ये लेके जाती है शरीर के लंग्स में यानी कि फेफड़ा में। तो यही कारण, देखो ध्यान रखना, धमनी किसको बोलेंगे? धमनी उसको बोलेंगे जो कि हृदय से बाहर खून को लेके जाए। तो चूंकि यहाँ पे ये धमनी इसलिए कही जाएगी नली क्योंकि हृदय में से निकाल करके ये जो है शरीर के दूसरे भाग में यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ा में खून को लेके जा रही है। लेकिन हमने क्या बताया था कि धमनी जो होती है वो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय में से निकालती है, जबकि ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि ऑक्सीकृत नहीं बल्कि अनऑक्सीकृत रुधिर को हृदय में से निकाल करके और लेके जा रही है शरीर के दूसरे अंग यानी कि फेफड़ा में।
तो यही एकमात्र अपवाद है, बाकी जो है जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है इस रूल को फॉलो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीरा के बारे में। तो देखो सीरा क्या होता है। सीरा जो है वो नलियां होती हैं जो कि विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रुधिर को यानी कि रक्त को एकत्रित करके और वापस हृदय में लेके आती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद याद रखना, मैंने अभी भी क्या कहा है कि सीरा किसको कहेंगे, तो सीरा उन सभी नलियों को कहा जाता है जो कि हमारे शरीर के सभी हिस्सों में से यानी कि विभिन्न अंगों में से अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लेके जाती हैं। तो हृदय में जो लेके आएंगी, अभी हमने देखा था कि हृदय से जो बाहर लेके जा रही थी उसको हम लोग धमनी बोल रहे थे, जबकि जो हृदय में वापस लेके आएगी उसको हम लोग सीरा कहेंगे। और धमनी के बारे में देखा था कि ये सभी के सभी जो है ऑक्सीकृत ब्लड को हृदय में से बाहर निकालते हैं, जबकि ये जो सीरा होते हैं वापस लेके आते हैं ब्लड को। तो कैसा ब्लड लेके आते हैं, ये लेके आते हैं अनऑक्सीकृत ब्लड को यानी कि अनऑक्सीकृत रुधिर को। लेकिन इसमें एक अपवाद है जो कि अनऑक्सीकृत रुधिर को नहीं बल्कि वो ऑक्सीकृत रुधिर को लेके आते हैं, और वो है फुफ्फुस सीरा। अब इस सीरा के नाम के पहले फुफ्फुस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो है फुफ्फुस से रिलेटेड है, यानी कि ये लंग्स यानी कि फेफड़ा से रिलेटेड है। देखो होता क्या है, ये हो गया हार्ट, ओके, तो ये जो हार्ट है यहाँ पर हो गया लंग्स यानी कि फेफड़ा। तो फेफड़ा में से ऑक्सीजन को ले करके ब्लड जो है जिस नली के माध्यम से आता है उसका ही नाम है फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस सीरा जो है वो फेफड़ा में से ऑक्सीकृत रुधिर को लेके आ रहा है हार्ट में। तो इस वजह से चूंकि हार्ट के अंदर में खून को लेके आ रहा है तो इसको सीरा कहेंगे। जबकि सीरा में हमने देखा है कि सभी सीरा जो होते हैं वो अनऑक्सीकृत रुधिर को फ्लो करते हैं, जबकि ये एकमात्र ऐसा सीरा हो गया जो कि अनऑक्सीकृत नहीं बल्कि ऑक्सीकृत रुधिर को लेके आ रहा है। तो इस प्रकार से ये एक अपवाद है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखो धमनी जो होती है इसका जो भित्ति होता है ना वो मोटा होता है और ज्यादा लचीला होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है काफी प्रेशर के साथ में फ्लो करता है। तो यही कारण है कि इसका जो दीवार होता है, इसका जो भित्ति होता है वो अधिक लचीला होता है और साथ ही साथ मोटा होता है। जबकि सीरा का बात करेंगे तो सीरा का जो भित्ति होता है वो कम मोटा होता है और कम लचीला भी होता है, क्योंकि इसमें जो है उतना ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड नहीं फ्लो करता है। दूसरी बात की धमनी में जो है आपका वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि सीरा में बात किया जाएगा तो इसमें जो है वाल्व पाए जाते हैं। अब इसका कारण देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो धमनी होता है इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ये काफी ज्यादा प्रेशर के साथ में फ्लो करता है, जबकि सीरा में कम प्रेशर के साथ में फ्लो करता है। तो जब सीरा में कम प्रेशर के साथ में फ्लो कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि खून जो है जो आगे की तरफ में जा रहा है अब कम स्पीड होने की वजह से हो सकता है कि ये वापस भी आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से वापस आने से रोकने के लिए बीच बीच में जो है आपका कपाट यानी कि वाल्व होने जरूरी है। जबकि धमनी में देखोगे तो काफी ज्यादा प्रेशर से जो है आगे की तरफ में खून फ्लो कर रहा है, तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो है वापस रिटर्न करना ब्लड का पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है जरूरत यानी कि धमनी को जरूरत नहीं है कि उसमें वाल्व हो, जबकि सीरा में जो है जरूरत है कि उसमें वाल्व हो ताकि इसमें बैक फ्लो नहीं हो, वापस के दिशा में जो है रक्त नहीं आए। चौथा कंपैरेटिव स्टडी में देखो कि धमनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है यानी कि डीप सीटेड होती है ये। और वही बात करेंगे अगर हम लोग सीरा के बारे में तो ये सतही होती है यानी कि सुपरफिशियल होती है। देखो आप अपने हाथ या पैर जहां कहीं भी देखोगे तो आपको जो है कुछ खून की नलियां दिखाई देंगी जो कि हरे हरे कलर में दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो है जो भी दिखाई दे रही है ये सीरा है, यानी कि सीरा जो होती है वो बाहर से दिखाई देती है, ये सुपरफिशियल होती है, यानी कि बाहर का जो स्किन होता है जस्ट उसके नीचे होती है, तो ये सुपरफिशियल हो गया। जबकि वही बात करेंगे धमनियों के बारे में तो धमनियां जो होती है हमारे अंगों में अंदर की तरफ में होती हैं यानी कि डीप सीटेड होती है। तो अभी आपने देखा कि क्या अंतर है रक्त वाहिकाओं के दोनों प्रकारों में यानी कि धमनी और सिराओं में, उनका आपने कंपैरेटिव स्टडी किया। अब हम लोग जानेंगे हृदय के कार्य प्रणाली के बारे में, साथ ही साथ हृदय के बारे में।
तो चलिए हम जानते हैं अब हृदय के बारे में, यानी कि मानव हृदय के बारे में। देखो, मानव हृदय जो है वो एक पंप की तरह काम करता है, जो कि सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। कुछ और भी चीजें ध्यान रखो कि मानव का जो हृदय वो कैसा होता है। तो देखो, मानव का जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा में उपस्थित होता है, बीचों बीच में, यानी कि दोनों ही जो लंग्स होते हैं, दोनों ही जो फेफड़ा होते हैं, उन दोनों के बीच में पाया जाता है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो लेफ्ट वाले, यानी कि जो है बायां जो फेफड़ा होता है उसकी तरफ में टिल्टेड होता है, उसकी तरफ में झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। ये कितना बड़ा होता है, तो ये जो है आपका अगर मुट्ठी या बंद कर लो तो इतना बड़ा होता है, यानी कि 70 ml जो है एक बार में ये ब्लड को अपने अंदर में कंटेन कर सकता है। इतना ये बड़ा होता है। दूसरी बात ये कि इसका जो शेप होता है वो कोनिकल कह सकते हैं या फिर ट्रायंगुलर कह सकते हैं, यानी कि त्रिभुजाकार कह सकते हो या फिर जो है शंक्वाकार आप कह सकते हो। तो आपने जाना कि इसका शेप कैसा होता है, साइज कितना होता है, ये कहाँ पे स्थित होता है, किस प्रकार का होता है, और इसका मेन काम आपने तो जान ही लिया है कि इसका मेन काम है पंप करना। ये जो हमारे बॉडी का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, इसमें जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि 4 ठो कक्ष होता है। 2 ठो ऊपर का कक्ष यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और 2 ठो नीचे का कक्ष। ठीक है, तो ये 2 ठो जो है नीचे का कक्ष हो गया। अब इसमें ध्यान दो कि हमने 4 कक्ष जो बनाया है, तो ऊपर में जो है 2 ठो बड़ा बड़ा, सॉरी, ऊपर में जो 2 ठो छोटा छोटा मैंने बनाया है और नीचे में जो है दोनों बड़ा बड़ा बनाया है। तो देखो, ऊपर के जो दोनों कक्ष होते हैं इनको हम लोग आलिंद बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों ऊपर के आलिंद हैं ये छोटे होते हैं, और जो नीचे के दोनों कक्ष होते हैं ना, इनको हम लोग नीलय कहते हैं। और जो नीलय होते हैं दोनों नीचे के, ये जो है बड़े बड़े होते हैं आलिंद के तुलना में। अब ये जो नीलय और आलिंद हैं, इन दोनों को जो है हम लोग ऊपर में भी दायां और बायां में भी बांट सकते हैं। 2 ठो जो आलिंद है इनको हम लोग दायां आलिंद और बायां आलिंद में बांट सकते हैं। यानी कि देखो, मैथ से उल्टा चलेंगे हम लोग। मैथ में जो दायां होता है उसका अपोजिट बायो में रहता है, यानी कि दायां का हम लोग बायां, बायां का दायां देखेंगे। अपने हाथ की तरफ में देख लो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर की तरफ में जो दिखाई देगा उसको हम लोग बायोलॉजी में दायां मानते हैं। तो ये दायां आलिंद हो गया। यहाँ पर जो ये है तो ये दायां आलिंद हो गया, और ये बायां आलिंद हो गया। ठीक है, तो ये 2 ठो आलिंद हो गए ऊपर के, और 2 ठो यहाँ पे नीचे में जो है नीले हो जाएंगे। तो ये जो है आपका, ये है दायां नीलय, और ये हो जाएगा आपका जो है बायां नीलय। तो आपने जाना कि जो मानव हृदय है इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 ठो आलिंद जो कि ऊपर होते हैं और 2 ठो नीलय जो कि नीचे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आलिंद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि मानव हृदय का वह कक्ष जो रक्त को रिसीव करता है, रक्त जहाँ जिसमें जो है हृदय के अंदर में प्रवेश करते हैं, उस कक्ष को हम लोग आलिंद करते हैं, कहते हैं। और निलय पूछा जाएगा कि निलय किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि मानव के हृदय के जिस कक्ष से रक्त हृदय से बाहर निकलता है उन कक्षों को हम लोग बोलते हैं निलय। तो ये निलय और आलिंद का डेफिनेशन हो गया, इसका प्रकार हो गया, आपने जान लिया, और साथ ही साथ जान लिया कि साइज क्या है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ फैक्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आलिंद की अपेक्षा में निलय की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय को जो है पूरे शरीर में बहुत ही अधिक ब्लड प्रेशर के साथ में रक्त को, यानी कि जो है रुधिर को भेजना होता है। तो यही कारण है कि इसके जो भित्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया है। आपको मैंने क्या कहा है, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो वॉल, ये आप लोग देख रहे हो कि पतली पतली है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये पतला है क्योंकि ये आलिंद का भित्ति है। ठीक है, तो आलिंद का भित्ति आप लोग देख रहे हो पतला पतला है, जबकि यहाँ से देखो, जहां से नीलय स्टार्ट हुआ वहां से देखो ये जो है आपका मोटा दीवार दिख रहा है, यानी कि जो है मोटा भित्ति दिख रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि ये जो निलय होते हैं, इन दोनों ही निलय का जो काम है वो है कि बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में सर से लेकर के पांव तक रक्त को जो है संचरित करना। तो इस वजह से ये ज्यादा मोटी होती हैं ताकि जो है प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर सके। ठीक है,
तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीलय के जो भित्तियां होती हैं वो आलिंद की अपेक्षा में काफी ज्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि इनको बहुत अधिक ब्लड प्रेशर के साथ में रक्त को जो है सर से लेकर पांव तक के सभी अंगों तक सर्कुलेट कराना रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आलिंद है और निलय है, इन दोनों को जो है सेपरेट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं विभाजिका, यानी कि सेप्टम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर भी कपाट होते हैं, वो सब मैं आपको जो है आगे बताऊंगा। चलिए अब हम लोग ये तो जान लिए कि हृदय का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो है कैसा संरचना होता है। अब जानते हैं कि हृदय कैसे काम करता है। तो हृदय के काम को समझने के लिए चलिए मैं आप सभी को समझाता हूं कि हृदय जो है वो कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो हार्ट, ये जो हमारा लंग्स होता है, यानी कि जो है ये जो हमारा फेफड़ा होता है, इस फेफड़े में से एक नली, जिसको कि हमने अभी अभी आप सभी को पढ़ाया था, फुफ्फुस सिरा। तो इस फुफ्फुस सिरा से जो है होते हुए, यानी कि ये फुफ्फुस सिरा क्या करता है कि जो फेफड़ा है इसके एल्विलाई में जो ऑक्सीजन आया हुआ है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन कराकर टेम्पररी कंपाउंड बना करके अपने साथ में जो है फुफ्फुस सिरा रक्त को लेके आता है, जिसको लोग कह सकते हैं वी ऑक्सीजनित, सॉरी वी ऑक्सीजनेट नहीं, यहाँ पे वी गलती से लिख दिया गया है, ऑक्सीजनित रुधिर को, यानी कि ऑक्सीजन को जो है लेकर के ये रुधिर, सॉरी ऑक्सीजनित जो रुधिर है उसको फुफ्फुसीय सिरा लेकर के आता है लंग्स से, यानी कि जो है फेफड़ा से हमारे हृदय के बायां आलिंद में। अब जब बायां आलिंद यानी ऊपर वाला में आ जाता है, उसके बाद से जो है ये बायां आलिंद से रक्त जाता है बायां नीलय में। किसके माध्यम से? तो यहाँ पर होता है मिट्रल वाल्व, या कह सकते हैं हम लोग बाईकस्पिड वाल्व, ये उसको हिंदी में कहते हैं द्विकपाटीय या फिर द्विकपाट, हम लोग जो है उसको वाल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वाल्व के माध्यम से क्या होता है कि बायां आलिंद में से ब्लड जो है वो बायां नीलय में जाता है, और इस नीलय में से जो है निकल करके ये जो है प्रमुख धमनी, या फिर कह सकते हैं हम लोग महाधमनी, तो इस महाधमनी के माध्यम से, यहाँ पे फिर से भी गलती से लिख दिया गया है, तो ऑक्सीजनित जो रुधिर है इसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है, चाहे वो आपका सर हो, चाहे वो दोनों हाथ हो, चाहे वो आपका जो है पेट का, पीठ का हिस्सा हो, चाहे जो है वो पैर का हिस्सा हो। तो इन सभी अंगों में जो है ऑक्सीजनित रुधिर को पहुंचा दिया जाता है महाधमनी से, या फिर जो है प्रमुख धमनी नाम के एक नली के द्वारा। ठीक है, और फिर जब शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है तो वहां पर सभी अंगों के सेलों में पहुंचने के बाद से सेलों में जो है इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन का, फिर और वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि वी ऑक्सीजनित रुधिर को जो है वापस शरीर के सभी अंगों में से निकाल करके प्रमुख सिरा, या कह सकते हैं हम लोग महाशिरा नाम का जो है एक नली, रक्त वाहिनी या फिर रक्त नली जो है वो वापस वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेके आती है हमारे शरीर के हृदय के दायां आलिंद में। अब जब ये दायां आलिंद में पहुंच जाता है वी ऑक्सीजनित खून, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जो है दायां आलिंद में से दायां नीलय में जाता है, और फिर किसके माध्यम से? तो ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इधर लेफ्ट वाले की तरफ में मैंने बताया था बाईकस्पिड वाल्व, ठीक है, जिसमें दो दलीय कपाट था, इसमें जो है त्रिदलीय कपाट रहता है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। अब ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दायां आलिंद से बायां आलिंद में चला, नीलय में चला गया, सॉरी, तो दायां नीलय में से जो है अब ब्लड निकल करके और वापस जो है ये फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए जाएगा फेफड़ा में। और ये किस प्रकार का ब्लड है? तो ये भी जो है वी ऑक्सीजनित ब्लड है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चलो मैं कलर चेंज करके आप सभी को समझाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये, इसको अगर हम लोग दो भागों में बांट दें, पूरे इस रक्त परिसंचरण सिस्टम को ही हम लोग दो भागों में बांट दें, दायां और बायां में, तो हमने देखा है कि जो दायां वाला भाग है इसमें सिर्फ और सिर्फ वी ऑक्सीजनित ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही फ्लो कर रहा है। शरीर के विभिन्न अंगों में से निकल करके वो हृदय में आया था, और हृदय में से आने के बाद से जो है ये वापस जा रहा है फुफ्फुस, यानी कि जो है ये फेफड़ा में। तो ये हमने देखा था।
कि दायां तरफ में कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जो है वी ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो वाला ब्लड फ्लो करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाला ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है। अब दूसरा देखो जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इस लेफ्ट वाले पार्ट में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है आपका जो है ऑक्सीजनिट यानी कि ऑक्सीजन वाला। सबसे पहले फेफड़ा में से निकला था वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, और फुफ्फुसीय सिरा से होते हुए वो बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीले, और बायां नीले से निकल कर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा था। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि यहाँ पे बायां और दायां हिस्से में जो है अलग अलग प्रकार के ब्लड फ्लो करते हैं। अब इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच।